सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम वापस मिल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के लिए। मैथ्स 1 का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बताया स्टार्ट किया था, सुबह ही एक वीडियो आया था आपके लिए जिसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के जितने भी हॉट्स के क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के जितने भी हॉट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या तो फिर मैंने आपको वहां पे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि विज्ञान इंस्टीट्यूट ने भी आपके लिए क्या किया था, यहाँ पे विज्ञान इंस्टीट्यूट ने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक रिलीज किए थे। वो क्वेश्चन बैंक भी आप क्या कर सकते हो, इजीली वहां से उस ग्रुप के लिंक से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इस तरह से वो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, जिसमें आपके गारंटीड कुछ मार्क्स तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। और जैसे मैं अभी आपके लिए हॉट्स के क्वेश्चंस ले रहा हूँ तो आपका कहीं ना कहीं 40 आउट ऑफ नहीं तो भी 30-35 मार्क्स का आराम से गारंटीड क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा। तो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आते यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4, 5th और 6th। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अगर आज के हिसाब से हम देखें तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, इसका नाम है फाइनेंशियल प्लान। एक मिनट, इसे हम सेट कर लें। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जरा ये क्या है सर, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसे जब हम देखते हैं, जरा इसे जूम आउट कर लेना। करते हैं जूम इन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें कंसेप्ट को छोड़ के इसमें आप फॉर्मूलाज लर्न करते हो, इस वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट एक आसान चैप्टर है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइव चैट। ठीक, चलो देखते हैं यहाँ पे ये सारे आपके एमसीक्यूज है जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ। यहाँ पे यहाँ पे भी चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3B 3 मार्क्स के, ये ठीक है, ये इजी है। आते हैं यहाँ पे हमको साथ साथ में क्या किया है, यहाँ पे हमको एक साथ यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको एक साथ में क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जैसे हमने हर चैप्टर में अलग अलग किया था, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 साथ में दिया है, दैट इज 3 और 4 मार्क। मतलब इसमें वो आपके प्रॉपर हार्ड वाले क्वेश्चंस भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्रिएटिव क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे साथ में उन्होंने दिए हो। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मिसेस सिंह ट्रेडर परचेज्ड अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹10,000 10,000 का उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। सर ये कौन सा अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे सोल्ड इट टू अमृत भाई फॉर ₹12,000 12,000 में उसने खरीदा, बेचा। सर टैक्सेबल अमाउंट, दोनों के दोनों टैक्सेबल अमाउंट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, जो रेट है जीएसटी का वो कितना है, 28%। देखते हैं यहाँ पे, देन फाइंड द जीएसटी एंड सीजीएसटी पेड बाय मिसेस सिंह ट्रेडर। ठीक है, तो मिसेस सिंह ट्रेडर को कितना क्या किया जाएगा, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पे करें। तो देखते हैं मिसेस सिंह ट्रेडर ने कितने में खरीदा, यहाँ पे 10,000 में खरीदा। सर यहाँ पे कितने में बेचा, 12,000 में बेचा, और उसका रेट ऑफ जीएसटी था 80। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग कर ले तो 14%। लेकिन सर इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट का यहाँ पे हमको क्या लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। तो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसने परचेज किया कितने में, 10,000। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग परचेज प्राइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज कर लो पेन का, ये आ गया आपका फर्स्ट क्या है सर, यहाँ पे ये आपका परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना था, ₹10,000। ठीक है, और आपके पास इसका सेल प्राइस, सेल वैल्यू क्या है सर, सेल वैल्यू क्या है, यहाँ पे यह है रुपीस, देख लेते हैं एक बार फटाफट, ₹12,000 आपका इसका क्या है,
टोटल सेल वैल्यू। अगर आप देखो इसको करने के दो तरीके, क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो हम परचेज वैल्यू है सेल वैल्यू है, इसमें हम लोग यहाँ पे दोनों को रेड्यूस करके फिर टैक्स लगाए, या तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो एक प्रॉपर मेथड अगर आप एग्जाम के लिए फॉलो करो तो इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आईटीसी, आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पे लगेगा, जब भी मैं कोई चीज खरीदूंगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 10,000 पे मैंने खरीदा है, मल्टीप्लाई बाय 28% का जीएसटी, मतलब 28 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 28 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 0 बचे, तो ₹2800 मेरा क्या आ जाएगा आईटीसी। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद है मेरा आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स क्या होगा सर, आउटपुट टैक्स कब लगता है, जब मैं कोई चीज को क्या करता हूँ सेल करता हूँ। ठीक है, जब मैं कोई चीज को बेचूंगा तो उसके लिए क्या लगेगा आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आउटपुट टैक्स में ₹12,000 मेरा क्या है, ₹12,000 मेरा सेल वैल्यू है, उसके ऊपर 28% का टैक्स दैट इज 28 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसल, बचा 120 मल्टीप्लाई बाय 28, कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 0 0, 8 2 60, 6 1 कैरी, 8 1 8, 8 + 1 9। ओके, और यहाँ पे ये 2 0 0, 2 2 4 और 2 1 करेंगे प्लस 0, 6 9 4 13, 3 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 6 3 0 4, सॉरी यहाँ पे 0 6 9 4 13, 3 1 कैरी, ये हो जाएगा 3। ठीक है 3, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 0, या आपका क्या आ गया आउटपुट टैक्स। अब मेरे दोनों चीजें निकल गई सर, आउटपुट भी, इनपुट भी निकल गया, आउटपुट भी निकल गया। अब मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, जीएसटी पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, हाँ जीएसटी पेबल। ओके, तो जीएसटी पेबल क्या होगा सर, आपका आउटपुट टैक्स जितना मैं क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे सेल के टाइम पे पे करूंगा उतना, माइनस आपका आईटीसी, आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट क्या होगा 3,360 माइनस इनपुट क्या होगा 2,800, करेंगे माइनस, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 8, 3 में से 8 नहीं जा सकता, ये हो जाएगा 13, बचेगा 5, ये हो जाएगा 2, 2 में से 0 गया 0, तो 560 का टोटल हमारा जीएसटी पेबल आ रहा है। लेकिन हमें जीएसटी पेबल नहीं, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा है। तो सर आपको भी पता है सीजीएसटी जो होगा वो क्या होगा, जीएसटी का हाफ होगा, ये हो जाएगा 560 डिवाइड बाय 2 दैट गिव्स, मेरे को 560 सिंपल है 500 और 60, तो 500 का हाफ कितना हो जाएगा, 500 का हाफ हमको देखने मिलेगा 250 और 60 का हाफ 30 दैट इज 280 रुपीज सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी हमारा क्या हो जाएगा ₹280। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है नेक्स्ट, मिस्टर जितेंद्र इन्वेस्टेड, यहाँ पे इन्वेस्टेड ऑन इक्वल अमाउंट इन 2 कंपनीज। मिस्टर जितेंद्र है जिन्होंने इक्वल अमाउंट दोनों कंपनी में लिया बाय परचेजिंग इक्विटी शेयर्स विद मार्केट प्राइस 160। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 2 अलग अलग कंपनी, उन दोनों के खुद के क्या है मार्केट प्राइस है, तो इक्वल अमाउंट में उन्होंने क्या किया है, पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए। ये हो जाएगा 175 एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे साल के अंत में बोथ द कंपनीज डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है, दोनों ने क्या किया, डिक्लेयर किया डिविडेंड, कितना 15% और 20%। तो उन्होंने यहाँ पे 15% 20% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, इन विच कंपनी वॉज हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल। तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में अगर मुझे किसका भी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल निकालना है तो उसके लिए मुझे एक ही चीज़ निकालना पड़ेगा, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब रेट ऑफ रिटर्न, जब भी रेट ऑफ रिटर्न की बात है तो रेट ऑफ रिटर्न में 2 चीज़ें हमको सबसे ज़्यादा लगती है। सर क्या क्या चीज़ें, एक तो हमें रिटर्न ना मिला, दैट इज वो क्या होगा, वो होगा हमारा डिविडेंड। ओके, और दूसरी चीज़ कितना हमने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि कोई चीज़ में जब इन्वेस्ट करूंगा उसी पर तो रिटर्न मिलेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न में 2 चीज़ें, एक तो डिविडेंड और नीचे आ जाएगा आपका सम इन्वेस्टेड। ओके, तो यहाँ पे देखो डिविडेंड निकालने के लिए तो हमको पता है सर 15% 20% दिया हुआ है। ओके, लेकिन सम इन्वेस्टेड सर यहाँ पे इक्वल अमाउंट बोला है, कितना रुपए इन्वेस्ट किया होगा ये हमें पता है। मान लेते हैं हमने एक शेयर ही इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपको कोई और जानकारी दी है क्या, नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि इक्वल अमाउंट, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मिस्टर जितेंद्र ने इक्वल अमाउंट क्या किया है, दोनों में डाला। जैसे इक्वल अमाउंट डाला तो यहाँ पे जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो इक्वल अमाउंट किस तरह से, उनके फेस वैल्यू से इक्वल अमाउंट क्या करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फटाफट आते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आंसर यहाँ पे कैसे आएगा,
सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका सम इन्वेस्टेड, ठीक है। सम इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा, जो हमारी फेस वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे 160 और 175 ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों के दोनों आपके मार्केट वैल्यू। तो एक में सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा सर, अगर मान लो ये कंपनी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड हो जाएगा ₹160, ओके, ₹160। और कंपनी 2 में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसका सम इन्वेस्टेड होगा, ये हो जाएगा ₹175, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों का सम इन्वेस्टेड आ गया। अब सर हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको दूसरी चीज इसका डिविडेंड निकालना है। दोनों का हमें क्या निकालना है, डिविडेंड क्या होता है सर, डिविडेंड तो निकलता है फेस वैल्यू पे, लेकिन दोनों ने बोला कि इक्वल अमाउंट पे, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इक्वल अमाउंट पे। तो मान लेते हैं दोनों के फेस वैल्यू x है, मान लेते हैं दोनों का फेस वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा, इसका भी डिविडेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पर कुछ परसेंट, x पर कितना परसेंट बोला है, यहाँ पे x पे हमको बोला है 15%, फर्स्ट वाली कंपनी के लिए x पर 15%, मतलब क्या हो जाएगा सर, x मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, दैट गिव्स मी 15x अपॉन 100। ये मेरा क्या आ गया, डिविडेंड फॉर कंपनी 1। अब मुझे किसके लिए निकालना है, डिविडेंड फॉर कंपनी 2, तो ये हो जाएगा आपका डिविडेंड फॉर कंपनी 2, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बोला है, यहाँ पे बोला है 20%, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, दैट गिव्स मी, ये हो जाएगा 20x अपॉन 100। हम चाहे तो इसे डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं इस चीज़ के लिए, ठीक है। आते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न दोनों का निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी 1 का मैं रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न, ROR इज इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया क्या है सर, ROR का फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। तो डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है हमारे पास 15x अपॉन 100, और यहाँ पे हमारा सम इन्वेस्टेड कितना है, ₹160। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 60, ओके। यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हमको देखने मिलेगा। अब जब ऐसे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x अपॉन, ये हो जाएगा 1600, ओके। अब 15 के टेबल से होगा डिवाइड, तो देखते हैं कितना होगा, 15 1 जा 15 बचा 1 आ गया 0, 15 0 जा 0, नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पे 15 के टेबल में 15 6 जा 90, यहाँ पे आ जाएगा 15 6 जा 90, ठीक है। यहाँ पे ठीक है 15 6 जा यहाँ पे आ जाएगा 90, और यहाँ पे बचेगा 10, इस तरह से 10 समथिंग 106.666 चलते रहेगा। तो आंसर आएगा आपका जिस तरह से यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 106.666, इस तरह से क्या होगा आंसर आएगा, ऐसे परसेंटेज में आएगा। इसी तरह से हम दूसरे का भी निकालेंगे फटाफट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ROR इज इक्वल टू इसका डिविडेंड 20x अपॉन 100, और इसकी फेस इसका मार्केट वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 175। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 175, ठीक है। 1 जा 5 जा, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 175 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा कंपनी 2 जो है ये क्या हो जाएगा, मोर प्रॉफिटेबल हमको देखने मिलेगा, ओके। इसी तरह से ये इस तरह के टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, और साथ साथ में आपके प्रॉब्लम सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत एक आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब एक तरह से देखो, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 तरह के पार्ट्स है, एक तो जीएसटी वाला पार्ट है और दूसरा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, मतलब शेयर्स के रिलेटेड है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो आईटीसी और जीएसटी रिलेटेड पार्ट्स हैं वो तो हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमारे सारे शेयर्स वाले पार्ट आएंगे, तो देखते हैं फटाफट यहाँ पे आके क्या है। मिस्टर पुरुषोत्तम इन्वेस्टेड ₹1,20,354 इन शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 के फेस वैल्यू पे उन्होंने इतना रुपए इन्वेस्ट किया एट ₹120 पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, और मार्केट वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसका 120 मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू है 100। ही गेव ब्रोकरेज ऑफ 0.25%, मतलब क्या उन्होंने कितना ब्रोकरेज पे किया है, इसके बाद 0.25% का ब्रोकरेज पे किया है। जीएसटी है 18% का, जो जीएसटी है वो ब्रोकरेज पर लगेगा,
तो इस तरह से हो जाएगा। देन हाउ मेनी शेयर्स आर परचेज बाय, कितने शेयर्स वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या पता है, ये एक उल्टे तरह का क्वेश्चन है। आपने किया होगा कि हमको बोला है कि कितने रुपए हमने क्या किए, पे किए थे, उसमें से हमने कितने शेयर खरीदे वो निकाले। तो वो तो बहुत सिंपल है, एक शेयर की वैल्यू निकालो, उसको उससे डिवाइड कर दो, मतलब टोटल जितना इन्वेस्ट किया है डिवाइड बाय यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने इन्वेस्ट किया है कितने शेयर्स पे, एक शेयर्स पे। तो फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोटल सम इन्वेस्टेड यहाँ पे हमारे पास है सम इन्वेस्टेड, हाँ सम इन्वेस्टेड क्या है यहाँ पे हमारे पास, सम इन्वेस्टेड है 1,20,354, 1,20,354। ओके पक्का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसका मार्केट वैल्यू कितना दिया है हमको, मार्केट वैल्यू दिया है ₹120। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ही गेव ब्रोकरेज ऑफ 0.25%, ब्रोकरेज है 2.25%। अब आपको पता है परचेज प्राइस में सारी चीज़ें आ जाती है, आपका कितना वैल्यू है उसका मार्केट वैल्यू, साथ साथ में उसका क्या बोलते हैं ब्रोकरेज उसके ऊपर, और साथ में उसका जीएसटी और ब्रोकरेज, तो सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग परचेज प्राइस में सर तीन चीज़ें आएंगी। परचेज प्राइस में मार्केट वैल्यू भी आएगा, उसके ऊपर का ब्रोकरेज भी आएगा, और साथ साथ में प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी आएगा। सर ये सब कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फटाफट आते हैं निकालते हैं। मार्केट वैल्यू तो हमको पता है 120, ब्रोकरेज कितना है सर यहाँ पे, ब्रोकरेज कितना है, तो 0.25% था ब्रोकरेज, कितना है 0.25%, तो 120 का 0.25%, दैट इज 1 0 से 1 0 कैंसल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये 2 5 10 और 2 6 12, और 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 4 10, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन, तो 5 के टेबल में ये हो जाएगा 5 3 50, 5 1 0.3 कुछ हमारा समथिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0.3 रुपीज़ हमारा कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ब्रोकरेज आ जाएगा 0.3, सॉरी परसेंटेज नहीं है ये 0.3 रुपीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। सर 0.3 रुपीज़ पे, 0.3 रुपीज़ पे कितना परसेंट बोला है ब्रोकरेज, वैसे तो 18% ही होता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 18 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 100 है, तो इसमें हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट पे चल जाएगा, तो 18 3 आना चाहिए आपको 54, दैट इज 5.4 अपॉन 100। अब 100 है सर, पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट होते जाएगा आगे की तरफ, तो यहाँ पे दो नंबर्स है, तो दो नंबर से शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 0.054, तो आंसर आ जाएगा 0.054। हम इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120.03, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 120 यहाँ पे 0.3 और ये हो जाएगा 0.054, करेंगे इससे प्लस, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये 2 और ये 1, तो आंसर आ जाएगा 120.354। ये मेरा एक शेयर की परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, 1 शेयर, मुझे कितने शेयर्स के निकालने हैं, मुझे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड मुझे पता है कितना है 120, तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड, जितना इन्वेस्ट किया, मतलब 1,20,354 डिवाइड बाय 120.354। ओके, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सिंपल है, सेम नंबर है, तो पॉइंट के बाद देखो कितने, तो सर पॉइंट के बाद 1 2 3, तो इतने जीरो बस आपको लगा देना। 1 के बाद यहाँ पे कितने सर, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो 3 0 आप लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने शेयर्स खरीदे उसने, टोटल मिला के 1000 शेयर्स उसने क्या किए, टोटल खरीदे। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर मिसेस अथर्व ट्रेडर्स सोल्ड अ कंप्यूटर प्रिंटर टू श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मिस्टर अथर्व ट्रेडर ने क्या किया, ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर बेचा, किसको, श्रद्धा। ठीक है, तो यहाँ पे अथर्व ने किसको बेचा, श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसके बाद फॉर टैक्सेबल प्राइस 10,000, सर कितने में बेचा, ₹10,000। ओके, देखो यहाँ पे इस तरह से अगर आप टाइमलाइन बनाते चलोगे तो जिससे क्या होगा, आपका काम फटाफट क्या हो जाएगा, आसान होते जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान होगा कि आप क्या करो, फटाफट इस तरह से समझते जाओ। श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा,
श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड इट टू ओमकार नाथ एट 12,500 टैक्सेबल प्राइस। ठीक है, तो उसने क्या किया, श्रद्धा ने किसे बेचा, श्रद्धा ने किसको बेचा यहाँ पे, ओमकार नाथ। ठीक है, ओमकार नाथ यहाँ पे देखते हैं कितने बेचा, 12,500 पे बेचा, टैक्सेबल प्राइस है। एंड रिटेलर सोल्ड इट टू, मतलब यहाँ पे ये जो ओमकार नाथ है ये रिटेलर, एंड सोल्ड इट टू कस्टमर, यहाँ पे इसने किसको बेचा, कस्टमर को। कितने में बेचा यहाँ पे, कस्टमर को 14,500 पे। देखोगे तो ध्यान से कि एक चेन की तरह चल रहा है। रेट ऑफ जीएसटी हर जगह कितना है, 18%। ध्यान से देखोगे तो हर जगह आपको टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल प्राइस करके लिखा है, जिससे क्या है आप डायरेक्टली ये पता कर सकते हो कि उसके ऊपर कितना जीएसटी लगा है, डायरेक्टली उसका रेट मल्टीप्लाई करके। देन फाइंड द सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल एट ईच ट्रांजेक्शन। सब पे आपको बताना है कि कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालोगे तो देखो इनके बीच में अब अथर्व जब क्या करेगा, अथर्व यहाँ पे खरीदेगा, किससे, यहाँ पे श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स से जब खरीदेगा तो 10,000 पे क्या करेगा, वो बेच रहा है, तो उसे क्या होगा, जीएसटी कलेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें इसका नहीं निकालना, मतलब इसका तो कलेक्शन निकालना है और इसके सारी चीजें निकालनी है, श्रद्धा का भी निकालना है, ओमकार का भी निकालना है और कस्टमर का भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। श्रद्धा का अगर मैं क्या बोलते हैं इसका निकालूं, अथर्व का, तो अथर्व का 10,000 पे कितना परसेंट, 18%। तो सिंपल है ये, 10,000 पे क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 18%, दैट इज 18 डिवाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, ये किसके लिए होगा, ये यहाँ पे अथर्व के लिए क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट टैक्स, और श्रद्धा के लिए क्या हो जाएगा, इसका इनपुट टैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आईटीसी, कितना सर, आईटीसी कितना हो जाएगा, 1800 का क्या मिलेगा उसको, आईटीसी। इसके बाद यहाँ पे श्रद्धा के लिए क्या करेंगे, अब जब श्रद्धा क्या करेगी, बेचेगी किसको, ओमकार नाथ को, मिस्टर ओमकार नाथ को जब बेचेगी तो कितने रुपए में, यहाँ पे 1800 तो उसने आईटीसी ले लिया। अब जितने पे बेचेगी, मतलब जितने पे सोल्ड करेगी उस पे उसको आउटपुट टैक्स मिलेगा। मतलब 12,500 पे 18% अगर हम निकालेंगे तो उस पर क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे आईटीसी देखने मिलेगा। इसके लिए ओमकार के लिए आईटीसी होगा और श्रद्धा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट टैक्स होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। और वैसे ही सेम हम किसके लिए निकालेंगे, कस्टमर के लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के आपको क्या करना है, ये चेन वाला क्वेश्चन है, आप इसमें ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो। जैसे आपने टेबल में नाम लिख दो सारे लोगों, इस तरह से सारे लोगों का नाम लिखो और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आईटीसी। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीजें लिख सकते हो कि आई क्या है। ठीक है, उस यहाँ पे पड़ेगा ये क्या है, आईटीसी क्या है, फिर उसके बाद उसका आउटपुट टैक्स क्या है, और लास्ट में लिख दो उसका जीएसटी पेबल क्या है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल बना के भी उस सम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हमको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिए हुए। ठीक है, तो मैंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब अगर मैं पूरा सम नहीं करा सकता इस तरह के, जो नए क्वेश्चन है ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, कौन सा, फाइनेंशियल प्लान। अब नेक्स्ट चैप्टर अब यहाँ पे बचे हुए, देखो फर्स्ट लेक्चर में तो हमारे सारे मतलब मोस्टली जो बच्चों को हार्ड लगते हैं वो चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अभी सारे इजी चैप्टर्स हैं, बट इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाने चाहिए। ठीक है, जो कि 4 मार्क्स में अगर आ जाते हैं या 3 मार्क्स के क्रिएटिव क्वेश्चन में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से उसके टैकल कर पाओ। बाकी एमसीक्यूज तो बहुत आसान है, इसमें कुछ हार्ड नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज तो आपने ऑलरेडी जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया गया था पहले उससे किया होगा, तो आपको तो इसमें बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, करते देखते क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 मार्क क्वेश्चंस दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर सर एक नॉर्मल ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर हैव 53 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन हमको ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। इस तरह बहुत बच्चों ने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमको ऑलरेडी एग्जाम में आए। तो सर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक ऑर्डिनरी ईयर की 53 संडेज, सर संडेज की। तो देखो अब क्या इसको सोचना कैसे, इस क्वेश्चन को सिंपली आप इस तरह से सोचो कि देखो यहाँ पे एक हफ्ते में क्या होता है सर, एक हफ्ते में यहाँ पे 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से हमें किस चीज़ की बात करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संडे की बात करनी है। तो अब इस तरह से क्या होगा सर, संडे हर 7वें दिन पे आएगा। मतलब क्या, एक हफ्ते में अगर संडे पहला दिन है तो फिर नेक्स्ट संडे 8th डे पे आएगा। इस तरह से चलते रहेगा, हर 7वां दिन आपका संडे होगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं ना,
उसमें अगर मैं बोलूँ कि हर 7वां दिन क्या होगा, संडे होगा, अगर हर 7वां दिन संडे होगा तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 52 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 52 पॉइंट समथिंग, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो 52 वीक्स और कुछ डेज होंगे। लेकिन सर कितने डेज होंगे एक्स्ट्रा, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो कितने डेज होंगे तो वो कैसे चेक करेंगे, देखो 52 वीक्स है, ऐसे 7 डेज है, हर वीक में कितने डेज है 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 1 कैरी, 7 5 35 प्लस 36। अगर हम ध्यान से देखें तो 52 वीक्स में कितने डेज आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 364 डेज आ रहे हैं, और हमें कितने डेज चाहिए 365, मतलब सर एक दिन बच रहा है। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या निकालना, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो एक दिन बचा है इसके बीच का क्या, ये मेरा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो 7 मेरा क्या आ जाएगा, एंड एस मेरा क्या आ जाएगा 7। और सर कितने दिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ संडे चाहिए, उसमें से संडे कितने होंगे, संडे तो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, एक ही संडे होंगे। तो यहाँ पे जो है एन एस, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसे प्रोबेबिलिटी ले लूँ तो ये हो जाएगा एन ए दैट इज 1। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 53 संडेज की, ये हो जाएगी 1/7। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोचना है, पहले उसे थोड़ा सा समझना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको दिख रहा है इतना छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क या देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेथड मतलब आपको लिखने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सोचने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। सर वैसा ही क्वेश्चन है, देख के तो बहुत लोगों को लगा सर दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में एक चीज का फर्क है। ठीक है, क्या सर, यहाँ पे बोला है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या, एक नॉर्मल सा जिसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर जैसे ही बोला सर, लीप ईयर बोला तो कितने डेज हो गए, 366 डेज हो गए, टोटल कितने हो गए, 366 डेज हो गए। अब जैसे 366 हो गए तो अभी हमने डिवाइड किया था, देखो अभी हमने क्वेश्चन किया तो आपको फटाक से पता चलेगा। आप सेम वही चीज करोगे, पहले 366, ठीक है, 366 में क्या डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे सब, यहाँ पे आ जाता हूँ जरा, हाँ यहाँ पे देखो 366 में क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि हर संडे हर 7वें दिन पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो फिर से 52 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन सर अभी 366 डेज 52 वीक्स में जब मल्टीप्लाई करूंगा फिर से सेम कर से, तो कितना आएगा 364। तो अब पहले कितने बच रहे थे, ऑर्डिनरी ईयर में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बच रहा था, लेकिन सर अब ऑर्डिनरी ईयर में कितने बचेंगे, अब कितने बचेंगे सर, 7 डेज। यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 1 डेज बच रहा था, यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 डेज आपके एक्स्ट्रा बचेंगे। अब 2 डेज कोई भी पेयर में हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, और सैटरडे संडे और संडे मंडे, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यही पेयर्स हैं और यही 7 दिन है इस तरह से, तो संडे मंडे इस तरह से होंगे सारे। तो 7 पेयर्स आपको फिर से इसमें भी देखने मिलेंगे, वही 7 पेयर्स होंगे जो हमने पहले देखे थे, बस इसमें क्या है, इसमें पेयर्स में संडे के साथ मंडे के बाद ट्यूसडे। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, इसके यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ एस, अगर मैं देखूँ इसका तो क्या क्या हो जाएगा सर, मैंने बताया कि दो दिन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा संडे, फिर उसके साथ आएगा मंडे, ठीक है, संडे मंडे, फिर यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे, फिर यहाँ पे आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, और यहाँ पे आएगा सैटरडे और संडे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे टोटल आपके पास कितने हो गए डेज, यहाँ पे टोटल 7 हो गए। तो एन एस मेरा कितना हो जाएगा 7। अब मुझे क्या पूछा था, टोटल 53 संडेज होनी चाहिए। सर संडेज कैसे भी आ सकते हो, वो 2 दिन में, अगर एक दिन भी संडे होगा तो चलेगा ना, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो संडेज बोला है तो कहीं भी हो सकता है संडे, आप पहला भी संडे चलेगा या आखिरी भी संडे चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे संडे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं। सर यहाँ पे भी एक और संडे, तो हमको 2 संडे यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 संडे
यहाँ पे कौन कौन से, एक तो यहाँ पे संडे के साथ मंडे है और दूसरा क्या है सर, सैटरडे के साथ एक संडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो मुझे क्या मिल रहे हैं, देखने मिल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा पी ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ इवेंट ए, तो एन ऑफ ए मेरा क्या आ जाएगा 2। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कंटेन्स 53 संडेज इन अ लीप ईयर कितना आ जाएगा 2/7, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट तो क्या लिखा है, ए बॉक्स कंटेन्स 36 कार्ड बियरिंग ओनली 1, मतलब टोटल कितने कार्ड्स है मेरे पास, एक बॉक्स है जिसमें 36 कार्ड्स है, अलग अलग तरह के यहाँ पे बताया गया। ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 36, मतलब 1 से 36 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब पहले कार्ड 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर 4 नंबर है, इस तरह से आपको कार्ड दिए। इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर कोई एक कार्ड भी क्या किया गया उसमें से निकाल लिया गया, मतलब सर 36 कार्ड है, 36 कार्ड में से कोई एक कार्ड भी निकाल लिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट ड्रॉन्स भी है। तो सिंपल है ये, तो सर वो डाइस वाले क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें पेयर्स होते हैं, इसमें पेयर्स नहीं होंगे। हम अगर देखें तो एन एस में तो डायरेक्टली बता सकता हूँ कितने 36, और नंबर्स भी वही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 36। एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर, हाँ इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो किसी और नंबर का स्क्वायर है। जैसे मैं अगर बात करूं कि 4, ठीक है, 4 क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट 4 खुद ही किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। उसी तरह से अगर मैं नंबर्स लूं तो सबके स्क्वायर्स करते जाओ, सिंपल, ठीक है। तो 36 तक कितने स्क्वायर आएंगे, तो अगर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का ले लेंगे तो 49, जो हमारे यहाँ पे एन एस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमको टोटल कितने कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिलेंगे, टोटल हमारे पास कंप्लीट 6 स्क्वायर नंबर सबको देखने मिलेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। नेक्स्ट एक प्राइम नंबर, सर लगातार प्राइम नंबर बताने, ठीक है। प्राइम नंबर आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा प्राइम नंबर, अगर मैं फटाफट इसका लिस्ट बताऊं तो प्राइम नंबर, हाँ कुछ बच्चों को अगर प्राइम नंबर नहीं पता हो तो ये भी बता देता हूँ मैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके ओनली और ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं और वो किसी और टेबल से, मतलब खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के और किसी टेबल से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नंबर्स होंगे सर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये चीज ध्यान रखो। तो 1 ना तो प्राइम में आता है ना तो कंपोजिट में आता है, तो इसे काउंट नहीं करके 2 से शुरू करेंगे। 2 3 5 7, सॉरी हाँ यहाँ पे 5 7 11 13, फिर सर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, फिर हो जाएगा आपका 17, फिर आएगा 19, फिर आ जाएगा 23, फिर यहाँ पे 23 के बाद 24 नहीं, 25 भी नहीं, 26 27 भी नहीं आएगा, 29 30, ठीक है। यहाँ पे 30 भी नहीं आएगा, 31 आ जाएगा आपका प्राइम नंबर है, 31 32, ठीक है, 32 आएगा नहीं आएगा सर, 33 आएगा नहीं, 34 भी नहीं आएगा क्योंकि सारे इवन नंबर्स है, 35 तो भी नहीं आएगा और 36 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे लास्ट हमारे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 नंबर्स है, किसके, हमारे पास 12 प्राइम नंबर्स है और इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 36 से, तो 1/3 हमारा आंसर। ए नंबर डिविजिबल बाय 3, ये आप कर सकते हो, सिंपल है, आपको 3 के टेबल के सारे नंबर लिखने हैं 36 तक, तो 10 तो नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, 3 1 3 3 2 6 ऐसे करके 30 तक, और 36 तक जाओगे तो 2 नंबर और, तो आंसर फिर से सेम होगा 12/36, दैट सर हाँ यहाँ पे 12/36 दैट गिव्स यू 1/, तो कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन ना आपके प्रॉब्लम सेट में भी दिए हुए, तो आपको ऐसे नया नहीं लगेगा। देखते हैं एक बार क्वेश्चन सारे। ए बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल, ठीक है, एक बैग है जिसमें कितने बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है, ठीक है, 5 वाइट बॉल्स है एंड सम ब्लू बॉल्स, ठीक है, कुछ बॉल्स ब्लू है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ वाइट बॉल, अगर मैं कोई मुझे प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, अगर मैं ब्लू बॉल को निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 2 तरह के बॉल, व्हाइट बॉल और ब्लू बॉल, ठीक है, व्हाइट बॉल 5 है और ब्लू बॉल मुझे पता नहीं कितने, ओके। यहाँ पे मुझे बोला है कि अगर मैं से क्या करता हूँ, ब्लू बॉल निकालता हूँ तो उसकी
प्रोबेबिलिटी जो भी होगी वो डबल होगी किससे, व्हाइट बॉल से। सर प्रोबेबिलिटी डबल होगी, वो चीज डबल नहीं है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डबल होगी। तो प्रोबेबिलिटी और दोनों के सैंपल स्पेस में फर्क होता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन अ बैग, ठीक है, ब्लू बॉल्स कितने होंगे बैग में वो हमें निकालना है। कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए करते हैं। यहाँ पे फटाफट देखो क्या बोला है कि व्हाइट बॉल कितने हैं बैग में, यहाँ पे देखिए फटाफट व्हाइट बॉल कितने, व्हाइट बॉल्स हमारे पास है, व्हाइट बॉल्स कितने हैं सर 5। तो हमारे पास ब्लू बॉल्स हमको पता है, ब्लू बॉल्स हमें पता नहीं, मान लेते हैं ब्लू बॉल्स होंगे x। तो हमें ये पता चल जाएगा कि सर दो ही तरह के बॉल है, एक तो व्हाइट बॉल और एक ब्लू बॉल। तो यहाँ पे मेरा इसका टोटल मतलब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, x प्लस 5। सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो अगर मैं एक का प्रोबेबिलिटी निकालूं, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स ये हो जाएगा 5 इसका उसके खुद के नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज x अपॉन 5। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स ये क्या हो जाएगा सर, ये है x अपॉन x प्लस 5। अब ये तो मैंने नॉर्मली कर लिया, लेकिन इससे हमको आंसर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या दिया है कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। यहाँ पे जो ब्लू बॉल है जैसे ही हम उसे ड्रॉ करेंगे मतलब निकालेंगे तो हमारा जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किसके, व्हाइट बॉल से। तो फटाफट देख लेते हैं, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है व्हाइट बॉल से, ठीक है। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे x अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डबल ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल का क्या है 5 अपॉन x प्लस 5। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू 5 टू ज़ा 10, डायरेक्टली हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास डायरेक्टली 10 हो जाएगी। मतलब कितने बॉल्स हैं टोटल देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 बॉल्स है किसके, ब्लू बॉल्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 10, ठीक है। चलो एक इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, फेसेस ऑफ अ डाई बियर नंबर, ठीक है, एक डाई है उसके फेस मतलब फेसेस मतलब जैसे हम उसमें खेलते हैं ना तो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स क्या क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स है टोटल। क्या क्या है, इफ द डाई इज रोल ट्वाइस, अगर डाई को मैंने क्या किया रोल किया, कितने बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार रोल किया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज, ठीक है। अगर मैं इसे रोल को क्या करूं, रोल करूं यहाँ पे तो उसका अपर फेस 0 आ जाए। सर अगर अपर फेस इसका प्रोडक्ट का अपर फेस तो सर 0 तभी हो सकता है अगर मैं किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इसमें दो को साथ में रखना है आपको, जैसे 0 1 0 2 0 3। तो इस तरह से अगर आप जब साथ में रखोगे तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके जो अपर फेस है उस पर 0 है, अपर फेस में तभी 0 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जब कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा 0 का। तो आप बिना इसके मतलब इसके बिना सैंपल स्पेस लिखे भी आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं किस तरह से आप इसका आंसर निकालोगे। अगर मैं डायरेक्टली निकालता हूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अपर फेस में यहाँ पे बाजू में निकाल लेता हूँ, क्या हो जाए सर, फेसेस ऑफ द डाई बियरिंग 0 1 2 3 4। तो देखो एक चीज है कि आपको फर्स्ट प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे कहीं ना कहीं तो एक 0 आएगा ही आएगा। आप कहीं भी देख लो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 0 चाहिए, तो कहीं ना कहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले 0 को पहले फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 1, फिर सर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 4, 0 5, ठीक है, फिर 0 6, सॉरी 0 6 नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ये हट जाएगा यहाँ पे से 0 6 नहीं है हमारे पास, 5 तक ये नंबर। अब क्या हो जाएगा सर, हाँ एक नंबर हो जाएगा, रिपीटेटिव चलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है ट्वाइस किया तो 0 0 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम लोग सेकेंड प्लेस पे भी 0 डाल सकते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। कितने हो गए नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हो गए टोटल आपके पास 11 नंबर यहाँ पे किसके देखने मिल गए आपको, 11 नंबर्स किसके, जिसके अपर फेस क्या है 0 है। और टोटल सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 6 नंबर है। इसका आप बिना मतलब एक सैंपल स्पेस बिना लिखे भी निकाल सकते हो। आपको पता होगा कि n⁻² जो भी क्या है आपको रिवाइज करते हो, मतलब क्या कि 2⁻², मतलब जितने भी इसके, अगर मैं इस एक तरह का डाई तो डाई में 6
पार्ट्स होते हैं, तो अगर 6 पार्ट्स होते हैं ना यहाँ पे, तो 6 एक का होता है, और कितने बार मैंने रोल किया 2 टाइम्स, तो 6 का पावर 2, ठीक है, दैट गिव्स मी 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36। तो 36 यहाँ पे मेरा सैंपल स्पेस आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 11/36, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसान है, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं आपने डाइस वाले, ये बस उसमें चेंज करके आपको ये कंडीशन दिया है कि उसका प्रोडक्ट 0 होगा। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि प्रोडक्ट उसी का 0 हो सकता है जो जिसके साथ एक 0 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव अ क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। एक मिसिंग हेलीकॉप्टर, यहाँ पे क्या हुआ, हेलीकॉप्टर इस जगह से उड़ के जा रहा था, और क्या हो गया, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या होगा, आज क्या बोलते हैं महाशिवरात्रि है, तो हेलीकॉप्टर लेके लैंड हो गया कहीं, तो ठीक है, क्रैश हो गया यहाँ पे। तो कैसे क्रैश हुआ, इन रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्रैश हुआ है कहाँ पे, क्रैश इनसाइड द लेक के इनसाइड, सर लेक यहाँ पे दिख रहा है हमें, लेक इन द फिगर, मतलब वो क्रैश में कहाँ हुआ, लेक में ही जाके, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक बड़ा सा क्या है आपके पास एरिया है, उसमें आपको बताया कि लेक जो है वहां पे अगर क्रैश होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वापस से, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है, यहाँ पे लाइट चली गई थी, आते हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में वापस से आपको बताता हूँ क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, मतलब क्या हुआ है, इस रेक्टेंगुलर रीजन में क्या हुआ है, कहीं तो क्या हुआ है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्या हो गया, क्रैश हो गया, शोन इन द फिगर। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर, मतलब हमें बोला है कि अगर ये जो हेलीकॉप्टर है ये चलते चलते यहाँ पे कहीं भी क्रैश होती तो इस लेक के अंदर, मतलब यहाँ पे ये जो आपको लेक बना के दिया है, इस लेक के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपल है प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे करोगे पता है, आपको सबसे पहले देखो, हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसका सबसे पहले सैंपल स्पेस होना जरूरी है और उसका इवेंट हमें समझना जरूरी है। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस देखें तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड रेक्टेंगुलर रीजन है, तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रीजन है। अब कोई भी चीज गिरे के अंदर तो सर उसके एरिया पे असर आएगा, तो यहाँ पे उसके एरिया मतलब कहाँ पे कितने एरिया पे गिरेगी वो हमको पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर रीजन का, ये पूरा रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, इस लेक का, लेक का प्रोबेबिलिटी, तो लेक का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना तो यहाँ लेक है, लेक का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लेक का भी हम लोग एरिया निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम इजीली क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आते हैं फटाफट देखते हैं यहाँ पे किस तरह से होगा सॉल्व ये। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसका लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, हेलीकॉप्टर है, इसका लेंथ देखेंगे तो 4.5 और ब्रेथ कितना है 9। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर रीजन का, रेक्टेंगुलर रीजन, इसका मैं अगर क्या निकालूँ आपके लिए, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सर लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पे है 4.5 और 9, 4.5 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा सर, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 are 45, 4 carry, 9 4 are 36, 36 plus 4 40, that gives me 40.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, मीटर में है मीटर स्क्वायर। अब सर लेक है, सर लेक का तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, सर निकालेंगे कैसे, लेक का तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, तो लेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेक का लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। देखो ये पूरा 4.5 है, ये पूरा 4.5, इसमें से 2 इतना है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो ये निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए लेक का सबसे क्या निकालेंगे हम लोग, लेंथ, लेंथ क्या होगा सर 4.5 माइनस 2, दैट गिव्स मी, सर एक मिनट, ये हो जाएगा 2, दैट गिव्स मी 2.5, और ब्रेथ भी निकाल लेते हैं सर, ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ देखो पूरा 9 है, ये पूरा का पूरा कितना है 9, ये है 6, तो माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा, दैट गिव्स मी 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 मीटर। ये आ गया दोनों के दोनों। बस सर लेक का भी निकाल लेते हैं एरिया, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ लेक,
क्या हो जाएगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, निकालेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय, सिंपल है 25 का टेबल है, हो जाएगा 7.5 ओके मीटर स्क्वायर। सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेक इज इक्वल टू एन ऑफ लेक, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाय 40.5, ठीक है। जैसे अगर हम डिवाइड करें तो इसके पॉइंट हटा देते हैं 75 और ये हो जाएगा 4405, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ये हो जाएगा दोनों, अगर मैं 5 के टेबल में देखूँ तो ये हो जाएगा, ये तो हाँ 25 में, तो 5 के टेबल में देखेंगे तो 5 के टेबल में 5 1 सा 5, ठीक है, बचा 2, 5 5 सा 25, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 8 सा 40, 5 1 सा 5, और दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 5 सा 15, और 3 के टेबल में 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, यहाँ पे आ जाएगा 5/27 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन अ लेक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 हॉर्सेस A B C, 3 हॉर्सेस है, एक है A, एक है B और एक है C, आर इन अ रेस, A is twice likely win as B, ठीक है। ये आपके बुक में क्वेश्चन है, ये A जो है वो क्या होता है, डबल क्या बोलते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किससे, B के आने से, B का डबल है C से, ठीक है। और व्हाट इज द देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, तो बहुत सिंपल है सर, देखो तो 3 लोग है, A है, B है और C है। A का डबल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A is twice likely as B, मतलब A जो है डबल ऑफ B है और B जो है डबल ऑफ C, मतलब अगर मैं A और C के बीच में देखूं तो ये डबल का डबल है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 2 सा 4 होगा, मान लेते हैं C x है तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x, ये भी हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल निकालूं प्रोबेबिलिटी तो इन सब का मिला लूंगा, तो देखो A का हो जाएगा आपका 4x, B हो जाएगा 2x और C हो जाएगा x, सबको प्लस करोगे तो आपका NS क्या बन जाएगा सर, NS हो जाएगा आपका 7x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, मतलब मान लो A के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 4x/7x, दैट गिव्स मी यहाँ पे आ जाएगा मेरा वैल्यू x कैंसिल 4/7, और B के लिए ऐसे ही क्या हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B 2/7, और C के लिए क्या हो जाएगा सर, C के लिए हो जाएगा 1/7, ठीक है। इस तरह से इजीली हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो कि एक आसान चैप्टर, बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं 4 मार्क वाले, सोचने वाले, एक लॉजिकल क्वेश्चंस हमको देखने मिले, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हमने ऑलरेडी पहले से कवर करके रखे हैं या ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम सेट से किए, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आते हैं हमारे लास्ट और फाइनल चैप्टर पे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, एक फार्मूला से भरा हुआ चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। बच्चे अगर फार्मूला नहीं लर्न करते तो इसमें बहुत ज़्यादा फंसते, इसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फंसते, एक ये और एक आपका फेवरेट चैप्टर मैथ्स 2 का, दैट इज मेजरेशन, ठीक है। दोनों में आप बहुत अच्छे हो, दोनों के दोनों लास्ट चैप्टर है आपके, आपको बहुत मज़ा आता है उन दोनों चैप्टर्स को करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट। आते हैं यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इजी है। इसमें क्या क्या कंसेप्ट है एक बार मैं अगर आपको बता दूँ तो सर क्या क्या कंसेप्ट है इसमें हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में मीन है, मीन के 3 टाइप्स हैं, डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, फिर है मीडियन, फिर है मोड, उसके बाद है हिस्टोग्राम, फिर है उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसके बाद है आपके पास पाई डायग्राम, ठीक है, पाई चार्ट, दैट इज पाई डायग्राम। तो ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट एक मिक्स करके आपको इसमें दिया गया। आते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन पे। यहाँ पे फाइंड द, यहाँ पे देखते फटाफट क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ बाय स्टेप डेविएशन। सर सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, इसमें कुछ है नहीं अलग, स्टेप डेविएशन से करना है आपको। इसमें कुछ वैल्यूज में कुछ ऊपर नीचे भी नहीं है, ध्यान से देखोगे तो नंबर्स एकदम छोटे छोटे हैं। अगर आप स्टेप डेविएशन से कर रहे हो ना तो आपको पता होगा नंबर्स क्या होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, तब जाके हम स्टेप डेविएशन को ऑप्ट करते हैं। लेकिन नंबर्स अगर इतने छोटे छोटे हैं तो हम लोग को स्टेप डेविएशन ऑप्ट नहीं करना चाहिए, बट अभी बोला गया है कि स्टेप डेविएशन से करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसी से करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं इस पर उतना ज़्यादा दबाव नहीं डाल के इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला आपको पता होगा, स्टेप डेविएशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। सर स्टेप डेविएशन में क्या होता है, सर पहला होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। एक बार मैं आपको फटाफट इसका फ्लो बता देता हूँ कि यहाँ पे अब जो आपका डायरेक्ट मेथड है, जैसे मैं आपको बताता हूँ मीन अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका एक आपको क्या बता देता हूँ, यहाँ पे फ्लो बता देता हूँ। सर फ्लो क्या है इसका, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है सर, यहाँ पे होता है आपका फॉर्मूला सिग्मा, क्या बोलते हैं, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई,
ओके, यहाँ पे इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हम लोग ये कर लेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो उसके बाद डायरेक्ट मेथड में कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड भी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए हम लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड। सर अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, एक मीन को हम अज्यूम करते हैं, मतलब जो भी हमारी वैल्यूज एक्स आई उसमें से एक अज्यूम करते हैं और हम एक नई चीज निकालते हैं, दैट इज डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक्स आई अपॉन ए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम माइनस करते हैं, सॉरी ये नहीं आएगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस जो भी एक्स आई रहेगा आपका, वो मतलब जो भी आपका क्लास मार्क हम निकालते हैं और उससे हम क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे। ए इज अज्यूम मीन, ये कुछ भी हो सकता है आपके एक्स आई से, ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो। अब क्या हो गया सर, पहले था एक्स एफ आई एक्स है, अब हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। सर डी आई नया है, नीचे सिग्मा एफ आई, लेकिन सर अब आंसर राइट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज क्या कर दी, ये चीज माइनस कर दी। अब जैसे ही मैं माइनस कर दूंगा तो सर आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी माइनस किया उसे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा। जैसे ही प्लस करूंगा तो मेरा आंसर फिर से क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सर, इसके बाद कौन है, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इसके बाद है हमारे पास कौन सा मेथड है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड सर क्या है, इसमें बस एक और स्टेप बढ़ जाएगा सर। एक और स्टेप मतलब पहले एफ आई एक्स आया था, अब एफ आई डी आएगा। अब क्या होगा सर, ये ए लगाने के बाद मतलब डी आई निकालने के बाद भी एक कोई बड़ा नंबर आ रहा है। अब जैसे ही बड़ा नंबर आ रहा है तो हम लोग बहुत ज्यादा डर जा रहे हैं, तो इसको हम छोटा करने के लिए एक नई चीज लेके आते हैं, दैट इज यू आई। मतलब इसके पहले डी आई हो चुका रहता है, एक्स आई माइनस ए, जो कि इसमें से आ चुका है। अब यहाँ पे एक नया स्टेप आता है, दैट इज यू आई। सर यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई अपॉन जी, मतलब इस डी आई को भी क्या करने वाला है, यहाँ पे ये जी और छोटा करने वाला है। अब सर जी क्या होता है, जी इज एनी नंबर विच डिवाइड्स ऑल डी आई, ठीक है, सारे के सारे डी आई को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर, मेरी मर्जी से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जो क्या करे एकदम छोटा नंबर करके इजीली पॉइंट में ना लेकर, वो मेरा हो जाएगा जी। तो मेरा फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा सर, अब नया आ गया कौन, देखो पहले एक्स आई था, अब नया कौन भाई आया हमारे पास, डी आई। अब डी आई का बड़ा भाई आ गया यू आई, तो आंसर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर ये हो गया, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, जितने चेंजेस हुए उसको उल्टा कर सर। इसमें पहले मैंने, अब उल्टा चलेंगे, कभी भी उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस आपने उल्टा किए। तो जब उल्टा चेंजेस किया तो पहले मैंने डिवाइड किया, पहले मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड का उल्टा करो, मतलब वापस से उसकी वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। मतलब मैंने पहले वैल्यू को बांट दी है, अब मुझे जोड़ने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमको जी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब सर जैसे जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें सर ऐड होगा। सर क्या ऐड होगा, यहाँ से जो मैंने माइनस ए किया था ना, वो मेरा यहाँ पे ऐड। ये मेरा फॉर्मूला है किसका, स्टेप डेविएशन। इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हो, तीनों को साथ में लेकर क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चाहिए तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लो, चाहिए तो आपको यहाँ पे काम आ जाएगा ये स्क्रीनशॉट इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे याद रखते हो तो आपको मीन मीडियन मोड, यहाँ पे मीन में तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मीडियन भी बहुत इजी है, मीडियन का भी अगर मैं आपको फटाफट शॉर्ट में बता दूँ तो ये क्वेश्चन आएगा तो बताता हूँ, ये भी क्वेश्चन था इसलिए बताया मैंने। स्टेप डेविएशन हो गया। अब स्टेप डेविएशन का ये क्वेश्चन आप कर सकते हो जिस तरह की मैंने ट्रिक बताया आपको उसको लेकर। अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द मीन, आते ऊपर जरा ऊपर कर लो, इफ द मीन ऑफ द पैकेट। अब सर इस बार मीन पहले से दे दिया, पैकेट का 12.9 ग्राम, सर पहले से बता दिया है 12.9 ग्राम हमारे पैकेट का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर बी की वैल्यू पूछ ली, बी की वैल्यू पूछ ली, सर बी की वैल्यू निकालेंगे, जैसे बी तो ये रहा। सर ऐसा क्वेश्चन कभी किया ही नहीं हमने अब तक, तो हमने सिर्फ ये सीखा कि किस तरह से दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, यही समझना है। इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि अगर कोई वैल्यू हमें पता ना हो तब हम कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे यहाँ पे फटाफट इसका टेबल बना लेते हैं। फटाफट हम लोग क्या क्या है, वेट ऑफ पैकेट, वेट, ठीक है, फिर सर क्या है यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, फिर क्या है सर 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 15 से 20, 20 से सर 25। ओके, नंबर्स मतलब यहाँ पे मेरा एफ आई हो जाएगा, ये मेरा क्लास है सर। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके बीच में हमको एक चीज़ लेनी पड़ती है क्योंकि ये मीन है, मीन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्लास।
सर क्लास मार्क हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 0 + 5 डिवाइड बाई 2.5। अब इनका गैप ले लो, 5 का गैप हो जाएगा 7.5, हो जाएगा 12.5, हो जाएगा 17.5 और हो जाएगा 22.5। ओके, फिर क्या है सर यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। सर क्या है फ्रीक्वेंसी में 3B854, 3B854, ठीक है। इसको आपको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है। आप ज़्यादा क्या करोगे यहाँ पे, उसको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है। देखो मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा FI XI, ठीक है, ये आपका FI है। अब मल्टीप्लाई करो 2.53 हो जाएगा 7.5, 7.5B हो जाएगा 7.5B, 12.5 × 8, तो 12.5 × 8 अगर देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 4 2 16, 16 + 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 8, यहाँ पे 8 + 2 10, तो पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 12.5 नहीं, हाँ 12.5 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 17.5 मल्टीप्लाई बाई 7, 17.5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 25 to carry, 5 2 7 5 35 + 2 37, 3 carry, 5 1 5, 5 + 3 8, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 87.5 और 22.5 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर 22.5 देखेंगे तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आ जाएगा 10, और 20 × 4 करोगे तो 80 + 10 दैट इज 9। अगर हम इन सबको प्लस करें और इन सबको भी प्लस करें, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x बार = सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से ही आपको करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखते हैं यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा सर 3 + 8 11, 11 + 9 20 + B, ठीक है। B बचा हुआ है, ये चीज़ मत भूलो, B बचा। और यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा सर 100, 7.5 + 7.5 हो जाएगा 15, 15 + 80, 15 + 80 हो जाएगा 95, 95 + 95 + 90 कितना हो जाएगा 180, 185 पॉइंट नहीं सर यहाँ पे हो जाएगा 7.5 और 7.5 15 + 80 ये हो जाएगा 95, 95 + 90 185, ठीक है। 185 प्लस क्या हो जाएगा 7.5। अगर हम लिखे तो x बार की वैल्यू मुझे क्या पता है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नीचे 20 प्लस भी आ और यहाँ पे 185 + 7.5 भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखूँ तो क्या है सर 12.9, निकाल लेते हैं यहाँ से आंसर। 12.9 = कितना था यहाँ पे 12.59 = 185 + 7.5, 185 + 7.5 B अपॉन 20 + क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 129 है, तो 129 पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाई 220, 2 से 0 लगा देंगे ना पीछे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 9 18, 8 कैरी, 2 2 4 + 1 5, 2 1 पॉइंट लगेगा पीछे, ये हो जाएगा 258, ठीक है, प्लस 12.9 B = 185 + 7.5 करें सॉल्व, ये हो जाएगा 12.9 B - 7.5 B = 185 - 258। ओके, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 258 हो गया, शायद 258 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 12.9 है ना यहाँ पे, हाँ डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 258, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया बचेगा 5, 5.4 भी, और इसे माइनस करेंगे 5 में से 8 सर तो प्लस में है, यहाँ चल जाएगा तो ये माइनस में आएगा, 258 - 185 आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, ये बचेगा जैसे रहेगा, 5 में से 8 गया नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, ये 0, तो 73 - 73, जैसे आप डिवाइड करोगे तो -73 डिवाइड बाय 5.4, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप डिवाइड करो नहीं करो बाकी करो, ठीक है। इस तरह से आप इससे मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो कि यहाँ पे क्या है सर, फाइंड द मोड। मोड सबसे इजी सर, एकदम आसान टॉपिक, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक क्या है, मोड। मोड क्या होता है सर, मोड तो बहुत सिंपल है, एक बार एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो सर मोड क्या है, मोड में यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ है सर, मोड में हमको दो ही तो चीज़ बनानी होती है, एक
x मतलब दैट इज क्लास। सर क्लास बना लिया, क्लास के साथ हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोड क्या होता है, ठीक है, मोड क्या होता है सर, मोड हमारे पास क्या होता है, मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम मोड बोलते हैं। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा वही मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। और फिर सिंपल है फॉर्मूला सेम मीडियन की तरह, मोड का फॉर्मूला क्या है सर, मोड का फॉर्मूला है n प्लस सर जो भी मॉडल क्लास होगा वो होगा f1, फिर उसके पहले वाला f0, उसके बाद वाला f2। तो सिंपल है, ऊपर लगा दो क्या f1 माइनस f0 और नीचे लगा दो 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और ब्रैकेट के बाद h। मतलब ये l और h तो सेम है, किसके जैसे सर, मीडियन के जैसे। अगर मीडियन का भी बता दूं तो मीडियन का भी सिंपल है सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सिंपल ये वाला आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, जो आपने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी किए तो उससे कोई याद नहीं। बस एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि देखोगे तो यहाँ पे जो गैप्स है 1 से 10 और 10 से सीधा 11 के बाद 20, तो ये जो गैप्स है इसी को आपको ध्यान देना है कि सर इसके बीच में गैप है 1 का, तो इसे हमको सबसे पहले कौन से क्लास में, कंटिन्यूअस क्लास में हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस क्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। यहाँ पे अगर मैं गैप कितना है सर, यहाँ पे गैप है 10 और 11 के बीच में गैप है 1, डिवाइड बाय 2 इट गिव्स मी 0.5। इसको अपर क्लास में प्लस करेंगे और लोअर क्लास में माइनस करेंगे। ओके, इतना करने के बाद आपका कंटिन्यूअस क्लास आ जाएगा। इसको आप सिंपली क्या करोगे, फिर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, फटाफट किसका है ये, मिसिंग मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये आप कर सकते हो, इजी है। बस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होगा। मीडियन के लिए आपका जो फॉर्मूला है सर वो क्या है, उसको समझने के लिए मुझे बताना पड़ेगा क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है हमको बनाने के लिए। तो क्या है सर, सबसे पहले चाहिए क्लास, क्लास के साथ साथ सर क्लास मार्क जरूरत है क्या, नहीं। क्लास मार्क कब जरूरत होता है, सिर्फ और सिर्फ मीन के लिए। क्यों, क्योंकि मीन में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई क्वेश्चन है। क्लास के साथ चाहिए सर फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्लास कैसी होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए कंटिन्यूअस क्लास। ओके सर, फ्रीक्वेंसी के बाद हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी कैसा वाला सर, लेस देन टाइप। मुझे पता है कि बहुत बच्चों ने, मतलब मोस्टली बच्चों ने 10th के जो है बच्चे, उनको पिछले साल स्टैटिस्टिक चैप्टर नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, मोर देन टाइप क्या होती है, बट आपको ये आना चाहिए। ठीक है, लेस देन टाइप का मतलब क्या होता है कि आप पीछे से चेक करते जाओ। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 क्लास है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या है 0 से 10, 10 से 20, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 20 से कितने कम मार्क्स आए एक बच्चे को, मतलब 20 ईयर से कम कितने लोग, तो इसमें एक तो ये 25 भी आएंगे और साथ साथ में ये 5 भी आएंगे। क्यों, क्योंकि ये 20 से तो एक्चुअल में कम ही है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, पहले वाला सेम लिखना है, दूसरे वाले के साथ बस फ्रीक्वेंसी प्लस करते चलना, तो आपका आंसर इजीली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और सर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अब मेरा क्लास है, यहाँ पे मेरी उसकी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इन तीनों में से मैं कैसे पता करूँगा कि मेरा फॉर्मूला तो सर मीडियन है, मीडियन इक्वल्स टू एल, सेम सर एल और एच मल्टीप्लाई बाय एच, एल और एच। सर बीच में कुछ चेंजेस होगा, बीच में क्या क्या चेंजेस है, बीच में है n/2 माइनस सी एफ अपॉन, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये आपका क्या है फॉर्मूला। तो सर n/2 से ही हमको सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि हमारा वैल्यू जो है मीडियन का मॉडल, मतलब अब सारी चीज़ें l होगा लोअर लिमिट, ठीक है, h होगा आपका हाइट ऑफ द क्लास, जो भी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा, तो मीडियन क्लास आपको पता चलेगा किससे, सर मीडियन क्लास पता चलेगा n/2 की वैल्यू से। जैसे ही n/2 की जो भी वैल्यू आएगी आप इसको चेक करोगे, सर किस में चेक करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम किस में चेक करेंगे, चेक, ठीक है, चेक इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम किस में चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करेंगे। जहां भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वो आए, मतलब सर एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए क्या, नहीं, ठीक है, उससे रिलेटेड नंबर, मतलब उससे अंदर, मतलब मान लो अगर मेरा n/2 की वैल्यू आती है 67 और कहीं पे नंबर है 85, तो 85 में 67 आ जाएगा ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि उसमें वो आ रहा है या नहीं, बस जैसे ही आएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। उससे आप L निकाल सकते हो, n/2 तो आपके पास है ही, उसका CF, सर CF क्या होगा, CF होगा प्रीसीडिंग क्लास का CF। मतलब क्या सर, जो भी मीडियन क्लास होगा,
मीडियन क्लास जो भी होगा उसके पहले वाले का CF, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। CF में उल्टा है, CF में हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का CF है, बाकी F सेम है आपका मीडियन क्लास का और H भी सेम है मीडियन क्लास का। इस तरह से आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐसे रिपीटेटिव है जो आप कर सकते हो उससे मैं उससे चाहे बहुत बच्चों को इस चीज़ का रिवीजन भी चाहिए तो साथ साथ में आप रिवाइज भी कर सकते हो इस चीज़ को। मैं चाहिए तो इस पार्ट को अलग से मैं आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है। ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हो, बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखो, आप कभी भी हिस्टोग्राम बनाते हो और या तो आपको बोला जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो उसमें सबसे पहली बात आपके टेबल के भी मार्क्स है, उसके आपके ग्राफ के भी मार्क्स है। तो ये याद रखो सर, हिस्टोग्राम बार ग्राफ की तरह होता है बट हिस्टोग्राम ऐसे चिपक चिपक के बनता है, ठीक है, समझा, ये गैप्स नहीं होते उसके बीच। और सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एकदम सिंपल होता है, देखो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिखा है, देखो ये, लेकिन इसके लिए इसका टेबल मैंडेटरी है। अगर आप टेबल नहीं बना के आओगे तो मान लो ये 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन होता है तो इसमें आपके मार्क्स क्या किए जाएंगे, कट किए जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से अगर आप दोनों एक्सिस के स्केल नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आते हैं नेक्स्ट, ये आप कर सकते हो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि 0 के बाद कोई भी नंबर हो, ठीक है, 0 अगर है कोई क्लास तब आप क्रिंक मार्क नहीं लगाओगे, और अगर 0 से कोई भी बड़ा नंबर है, 0 के बाद 1 भी है, ठीक है, 1 से कोई क्लास शुरू हो रहा है तो भी आपको क्या करना है, क्रिंक मार्क लगाना है। सर क्रिंक मार्क, बहुत बच्चों को क्रिंक मार्क नहीं पता होगा, तो क्रिंक मार्क सर इस तरह का ऐसे सर दिल वाला मार्क, देखो यहाँ पे आ देता हूँ आपको मैं, ये देखो यहाँ पे धड़कने वाला मार्क जो बच्चे से हाथ में बना लेते हैं फटाफट, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने मिल रही है, ठीक है। चल, तो इस तरह से हमारे 4 मार्क वाले तो क्वेश्चन खत्म हो गए। आते हैं 3 मार्क वाले, एकदम सिंपल सिंपल, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। आते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एक एंगल है ट्रायंगल के ABC 1:2:3, मतलब क्या, जो एंगल से एक ट्रायंगल है, सर एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे बना के देखता हूँ, यहाँ पे सर एक ट्रायंगल है, ये रहा आपका ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है इसके यहाँ पे A, B और C, इसका रेशियो है A:B:C का रेशियो क्या है 3:2:1। मतलब अगर मैं टोटल एंगल निकालूं तो आपको पता है सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको मुझे कितने पार्ट्स में बांटना है सर, 3 इसका है, 2 इसका है और 1 इसका है। मतलब एक पार्टी में गए, एक को 3 यहाँ पे क्या हुआ के मिले, 2 एक को 2 मिले और एक को 1 मिले, तो टोटल कितने पीस हुए, तो सर 3 + 2 + 1 दैट इज 6 पीसेस क्या हुए, मतलब 180 के 6 पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट 30 डिग्री का है, तो एक को 3 पार्ट मिले दैट इज 33 से 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आप करोगे कैसे सर, यहाँ पे आपको क्या लिखा है एंगल से ना, शो दिस इंफॉर्मेशन इन पाई डायग्राम, हमको इसमें क्या, इसको किस में दिखाना है, पाई डायग्राम में। तो आप क्या कर सकते हो, ये तीनों डिग्री निकाल लिया, आप इस तरह से ऐसे सर्कल बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप क्या करोगे, सर्कल बना के 3 पार्ट्स बनाओगे, जैसे कि देखो ये टोटल 360 है। अब 3 ही चीज़ें, A का कॉलम बनाओगे, B का बनाओगे और C का बनाओगे। A क्या है, A 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 30। तो सर यहाँ पे अगर मुझे डिग्री निकालना है तो मैं सिंपल ऐसे निकालूंगा 90, सर 90 डिग्री आया, ये कितने में से आया, ये यहाँ पे टोटल कितना था, इनका टोटल है 180, इनका टोटल कितना है 180 है ना, इनके टोटल में से तो 90 मल्टीप्लाई बाय 180, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में इसके 180 आएगा और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 360, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 360 से मल्टीप्लाई करके, जैसे 1 * 2 ये हो जाएगा 180, क्योंकि डबल है, क्योंकि 180 का डबल है, तो ये सब ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 60। फिर आप ड्रॉ करोगे, मान लो 180 आपका ऐसे बीच में से लाइन जाएगा, ठीक है, और 120 और 60 मान लो इस तरह से मान लो ये इस तरह से बनता है, मान लो ये A है, ये B है और B C, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ करके बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 120 students of standard 10 were asked which game they like from their information of sorry for the interruption, देखते हैं यहाँ पे क्या है, this chart निकल, this chart यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे गाना मिल रहा है, द पाई डायग्राम, क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देना है इस पाई डायग्राम को। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले टेनिस, आपको बताना है इसके हिसाब से कितने लोगों को टेनिस खेलना पसंद है। तो किस तरह से आप करोगे सर,
सर? तो देखो टोटल कितने 120, इसका आपको परसेंटेज दिया, तो यहाँ पे आप सिंपली निकाल सकते हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो 120 के सर टेनिस के कितने परसेंटेज है? टेनिस के हैं आपके पास 15, तो इसका 15%, मतलब 15 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 क्या सर? 5, 5 2 जा 5 3 जा और 2 6 जा 6 3 जा 18 जो है यहाँ पे आपके पास क्या है स्टूडेंट्स है जो किस में खेलना चाहते हैं, जो टेनिस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल फॉर खो खो? सर खो खो का सेंट्रल एंगल सर 13% है, 13% है 100 में से हमको निकालना है 360 में से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर? आप ये निकालो 120 टोटल है, इसका 13% मतलब 13 डिवाइड बाय 100 वो आपको टोटल मिल जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे टोटल से तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये एक आसान तरीका है, परसेंटेज दिया है तो आप इजीली करोगे, 0 से 0 कैंसर, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेंट्रल एंगल फॉर खो खो आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक प्ले कबड्डी? कितने लोगों को कबड्डी खेलना पसंद है? तो यहाँ पे 10%, तो डायरेक्टली 120 का 10% दैट इज 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे हमारे लास्ट क्वेश्चन, इस के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारे हॉट सॉल्यूशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन एकदम आसान है। ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन अलोंग साइड, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सर ये तो बहुत सिंपल होता है ना। अरे फ्रीक्वेंसी टेबल कहाँ से बनेगा? लाइन को जहाँ से टच हो रहा है वहाँ से लेकर, देखो यहाँ पे ध्यान क्या सर? लाइन को जहाँ से टच हो रहा है, लाइन को कहाँ से टच हो रहा है सर? यहाँ से टच हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो जहाँ से टच हो रहा है और जहाँ तक खत्म हो रहा है सारे के सारे क्लास को आपको लिखना है फटाफट, और फिर उसके बाद उसकी सारे जगह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है साथ में। यही आपके क्या कोऑर्डिनेट्स है, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आपको ड्रॉ करना है। मतलब आपको बनाना है इसके क्लास, फिर उसके बाद इसका क्लास मार्क, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, जैसे आप बनाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर आप क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी ये तीनों चीजों को लेकर क्या निकालोगे? मीन, ओके, मीन ऑफ द नेट एसेट वैल्यू, जो बोला आपको मीन यहाँ पे निकाल सकते। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक के हॉट क्वेश्चन इस तरह से क्या होते हैं खत्म होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसमें अपने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। इस तरह से हमने किए सारे, कुछ उतना हार्ड नहीं लगा हमको। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इसके रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ें नहीं आती है सर इस चीज़ में डाउट हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टीम का एक नंबर है, उसमें आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो सारे डाउट्स के लिए। अगर आपको कोई इस तरह का डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हो। इसी तरह से आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे, जैसे कि मैं ट्राई करूंगा कल आपके लिए मैं मैथ्स 2 के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन लाता हूँ। बट मैथ्स 2 का कैसा है कि यहाँ पे मैं एक साथ में 3 चैप्टर ले पाया, बट वहाँ पे क्या है एक चैप्टर की बहुत वास्ट क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मुझे शायद एक चैप्टर एक बार में मुझे क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। तो वो भी देखते हैं किस तरह से हम प्रॉपरली क्या करेंगे, उसे भी कंप्लीट करके सारे सब्जेक्ट्स के आपको विज्ञान इंस्टीट्यूट चैनल पे सब कुछ आपको क्या हो जाएगा, कवर अप बताया जाएगा, और साथ साथ में आपको पेपर रिलेटेड भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए ऐसा प्रैक्टिस पेपर, तो भी आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक यहाँ पे जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज करके मांग सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे स्लोगन के साथ खत्म करते हैं। अगर आपको चाहिए ज्ञान तो सब्सक्राइब कीजिए विज्ञान। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।